नमस्ते दर्शकों, मैं पारुल आप सबका स्वागत करती हूँ बातचीत के इस उत्सव में। आज हमारे साथ है डॉक्टर राजपाल, जो हमें बताएंगे कि कैसे स्लो लर्नर्स फास्ट लर्नर्स बन सकते हैं। आज की वीडियो की प्रेरणा मुझे मिली है डॉक्टर राजपाल की पहली कुछ वीडियोस में से एक वीडियो आदर्श विद्यार्थी के 7 गुणों से। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए जीवन परिवर्तित करने वाली वीडियो होगी। मेरे इस क्लेम की ऑथेंटिसिटी को जांचने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। आइए अब बिना विलंब किए शुरू करते हैं बातचीत का ये उत्सव। मैं डॉक्टर राजपाल का बातचीत के उत्सव में स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद पारुल। लेकिन आपने दो अपने इस शुरुआती दौर में ऐसे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए हैं अपनी वाणी से, जिन्होंने मेरे ऊपर जिम्मेवारी बढ़ा दी है। एक तो आपने अपनी खुद की ऑथेंटिसिटी को दांव पे लगा दिया है और उसके लिए दर्शकों से ये भी कह दिया है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दूसरा जो आपने बात कही कि आदर्श विद्यार्थी के 7 लक्षण, उस पे भी मैं, इससे पहले कि आज की हम बात शुरू करें, जिन दर्शकों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है या आप इस चैनल पे नए हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आदर्श विद्यार्थी के जो 7 लक्षण हैं, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो, आपने जो जिम्मेवारी दी है आपकी ऑथेंटिसिटी को स्टेक पे रखते हुए, उसके लिए मैं प्रयास करता हूं कि उसको हमें अच्छे से उसके प्रति जस्टिस कर सकूं। प्लीज आप प्रश्न पूछिएगा। जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि अक्सर ये चीज देखी जाती है कि जो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा कम समय देते हैं, बल्कि खेल कूद में और मस्ती में और फन लविंग एक्टिविटीज में ज्यादा समय देते हैं, उन बच्चों का एकेडमिक रिजल्ट ज्यादा बढ़िया आता है उन बच्चों के बजाय जो बहुत सीरियस होके पढ़ाई करते हैं या सिर्फ पढ़ाई करते हैं और कोई एक्टिविटीज नहीं करते हैं, बहुत सीरियसली सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस रहता है उनका। तो अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जो ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा समय देते हैं पढ़ाई में, वो उतना अच्छा एकेडमिक रिजल्ट नहीं ला पाते हैं उन बच्चों के बजाय जो पढ़ाई में थोड़ा कम समय देते हैं? देखिए, मेहनत और समय दो बड़े कारक हैं कोई भी अच्छे काम को करने के लिए, लेकिन ये केवल दो ऐसे कारक नहीं हैं जिसके आधार पे आपका एकेडमिक आउटपुट या आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस डिटरमिन होती है। जाहिर तौर पे जो बहुत सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा समय पढ़ाई में देते हैं, और जैसा आपने कहा कि वो फन लविंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, घूमना फिरना खेलना कूदना वो सब नहीं करते। और दूसरी तरफ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और बावजूद उसके बेहतर परीक्षा परिणाम वो हासिल कर पाते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि वो अब समय नहीं दे रहे पढ़ाई को या ज़्यादा समय नहीं दे रहे, तो उन्होंने पहले कभी समय नहीं दिया। और एक इससे पहले एक बात मैं और भी मेंशन करना चाहूंगा कि मात्र आप बुक को अपने हाथ में लिए बैठे रहें, 4 घंटे बैठे रहें और उससे आपने कैप्चर नहीं किया, या जो कैप्चर किया उसको माइंड में आपने रिटेन नहीं किया, या जो माइंड में आपने रिटेन किया उसको आप पेपर में नहीं लिख पाए, एग्जाम के टाइम पे अगर वो चीज आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो कहीं भी अगर ये कोई भी एक कदम पे आपसे चूक होती है तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाती है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि जो विद्यार्थी कम समय में अच्छा आउटपुट ले लेते हैं उनकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी हो सकती है। दूसरा, उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो से कुछ नोट्स आप जरूर बना लें, क्योंकि ये वीडियो जैसा कि पारुल ने कहा
आपको आपके जीवन परिवर्तन का स्टफ रखती है, जीवन को परिवर्तित करने वाली हो सकती है, तो जीवन परिवर्तित करने वाली कोई भी एक बात हो सकती है, बशर्ते हम उस बात पे इम्प्लीमेंट करें और उस पे, उस कसौटी पे हम चलने की कोशिश करें। आइडियाज की, सजेशंस की, काउंसलिंग की कोई कमी नहीं है। वी बेसिकली लिव एन एज दैट इज मार्क्ड बाय information, knowledge. The point is we have to implement on those aspects of knowledge and knowledge learning. तो अगर आप इस पे नोट्स बनाते हैं तो जाहिर तौर पे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सकती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कम समय में ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर पाते हैं, उनकी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स बहुत लाजवाब होती हैं। वो स्वाध्याय के टाइम पे या जिस टाइम वो पढ़ते हैं, तो रीडिंग स्किल्स अच्छी होने की वजह से वो जो पढ़ते हैं उसको अच्छे से वो रिटेन कर पाते हैं, उसको ग्रास्प कर पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। और राइटिंग स्किल्स अच्छी होने की वजह से वो एग्जाम में अच्छा लिख पाते हैं और उसके बेसिस पे उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो स्लो लर्नर्स हैं उनके मुकाबले अच्छी होती है। तो सर, आप जैसे कि अभी स्लो लर्नर्स के बारे में बता रहे थे, जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि स्लो लर्नर्स क्या कर सकते हैं कि उनका एकेडमिक आउटपुट जो है वो बेहतरीन हो जाए और ज्यादा अच्छा हो जाए, बढ़ जाए। देखिए, सबसे पहले तो वो कहा जाता है कि उनको जो अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं वो क्या करते हैं, उनसे सीखने की जरूरत है। वो फन करते हैं, घूमना फिरना, खेलना कूदना, उन सब एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करें ताकि वो खुश हों। और जब खुशी मन से वो पढ़ाई करेंगे तो वो पढ़ाई उनके ज्यादा काम आएगी। इसके अलावा रीडिंग और राइटिंग स्किल्स की मैंने बात की। एक विद्यार्थी जीवन में रीडिंग और राइटिंग स्किल्स का बहुत बड़ा योगदान है। जब क्लासरूम की बात आती है तो आपकी लिसनिंग स्किल्स भी मैटर करती हैं कि क्या आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी हैं या आपकी लिसनिंग, योर लिसनिंग इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। वो नहीं होना चाहिए। तो एक तो उनको अपनी रीडिंग स्किल्स पे काम करना चाहिए, अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम करना चाहिए, फन लविंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, उनको घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है कि जो उनका आईक्यू लेवल है, लेवल ऑफ ग्रास्पिंग है, वो कुछ कम हो। लेकिन मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा पारुल आपको और दर्शकों को भी, कि बहुत सारे विद्यार्थी जो एडवांस लर्नर्स हैं, फास्ट लर्नर्स हैं, उनकी सीरियसनेस कम होती है, ये आपने भी एक्सेप्ट किया है। और विद पैसेज ऑफ टाइम ये सीरियसनेस और कम होती जाती है। और उसकी वजह से भी ऐसे स्टूडेंट्स जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि आपने 10th क्लास तक आपकी क्लास में जो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे वो +2 तक नहीं कर पाए, जो +2 तक कर रहे थे वो ग्रेजुएशन में नहीं कर पाए, जो ग्रेजुएशन में कर रहे थे वो पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं कर पाए, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रहे थे वो फर्दर स्टडीज में नहीं कर पाए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं कर पाए। तो उसका एकमात्र कारण ये भी है कि वो जो फास्ट लर्नर्स होते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं और अपनी कॉलर उठा लेते हैं कि हम तो कभी कभी भी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। बजाय इसके जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके जो सीरियसनेस है दैट पेज देम इन रिटर्न। तो उनकी जो सीरियसनेस है उसको थोड़ा चैनलाइज करने की जरूरत है। वो हताशा के शिकार ना हो। और जो एक फास्ट लर्नर है वो एक चैप्टर को मान लीजिएगा कि 1 घंटे में पूरा करता है, तो इनिशियली एक स्लो लर्नर उसी चैप्टर को मान लीजिए कि 2 घंटे में पूरा करता है। और ज्यादा लर्निंग स्लो स्पीड पे है, 3 घंटे में करता है या 5 घंटे में करता है। लेकिन उसकी सीरियसनेस की वजह से, उसके डिसिप्लिन एटीट्यूड की वजह से वो स्टडीज में लगातार बना रहता है। और जब वो बना रहता है तो उससे उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है, उसका जो कमिटमेंट है वो कंसिस्टेंटली चलता रहता है। तो वो एक दिन उसको बड़े रिजल्ट्स देने में मदद करता है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आप यूपीएससी की, बहुत ही। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। यस सर, कुछ बोलिए। नहीं सर, आप बोलिए। हाँ, तो मैं एक उदाहरण दे रहा था कि मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं।
तो उसके लिए आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पर्टिकुलरली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना होता है। तो जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश कमजोर होती है और यूपीएससी की वो तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं, द हिंदू पढ़ना मजबूरी हो जाता है, तो इनिशियली जब वो अखबार पढ़ना शुरू करते हैं तो वो अखबार पे 5-5 घंटे लगाते हैं और वर्ड्स को देखने के लिए बार बार डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं। स्पीड बहुत स्लो होती है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग अनुभव होता है। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ उनकी वोकेबुलरी, जो आज उन्होंने वर्ड देखा कल देखा, 6 महीने तक जब लगातार वो उन चीजों को देखते रहते हैं, सो दे बिकम वेरी फेमिलराइज्ड विद दोज वर्ड्स विच आर रिपीटेडली यूज्ड इन राइटिंग, और उससे उनकी स्पीड बढ़ जाती है। दूसरा, उनको ये भी पता चल जाता है कि कौन सी चीज पे फोकस करना है, कौन सी पे नहीं करना, वो बात भी है। साथ साथ में जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस है वो अर्जित कर लेते हैं, और वो उन लिंग्विस्टिक स्किल्स के अर्जन से, उनको प्राप्त करने से उनकी स्पीड बढ़ जाती है। तो उनको निरंतर रूप से लगे रहना चाहिए और हताशा उनको अपने गिरफ्त में ना ले पाए, ऐसा उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए। अपना अगला क्वेश्चन पूछेगा पारुल। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया सर आपने बच्चों को ये सब, और बहुत सही कहा आपने। आपको लगता है कि बहुत अच्छे से समझाया, अगर व्यूअर्स को भी लगता है कि बहुत अच्छे से समझाया, तो आप भी प्लीज कमेंट करिएगा। और अगर किसी दिन आप भी टॉक फेस्ट पे आके बातचीत के इस उत्सव को मनाना चाहते हैं, तो आपका भी स्वागत है पारुल की तरह से। और अगर आप आना नहीं चाहते और चाहते हैं कि किसी टॉपिक विशेष पे बातचीत हो, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। प्लीज अगला क्वेश्चन। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि एक शिक्षक क्या कर सकता है स्लो लर्नर्स को उनकी एकेडमिक रिजल्ट्स में और बढ़िया करने के लिए? एक शिक्षक क्या योगदान दे सकता है स्लो लर्नर्स को? देखिए, शिक्षक का योगदान बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाहे वो स्लो लर्नर्स की बात हो, चाहे फास्ट लर्नर्स की बात हो। बट स्टिकिंग टू योर क्वेश्चन ओनली, आपके क्वेश्चन पे ही मैं स्टिक करता हूं। और उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो उन बच्चों के प्रति जो स्लो लर्नर्स हैं, उनको मोटिवेटेड रखें, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, उनको क्लास नोट्स बनाने के लिए, क्लास में नोट्स लेने के लिए प्रेरित करें। और जो उनको डिफिकल्टीज आती हैं, उन डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए अपने अनुभव से जो टाइम टेस्टेड फॉर्मूलाज हैं, टाइम टेस्टेड टेक्निक्स हैं, वो उन बच्चों से शेयर करें और उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर करते रहें। और अगर संक्षिप्त में कहूं, तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए उनको पर्सनल अटेंशन जरूर दें। क्लास जब होती है तो उसमें क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वेरिड इंडिविजुअल टैलेंट्स, उसमें फास्ट लर्नर्स भी होते हैं। तो हो सकता है कि आप उनके प्रति भी आपको जस्टिस करना है, तो क्लास में हो सकता है कि आप उनको प्रॉपर ध्यान ना दे पाते हो, तो क्लासरूम के बाहर उन पे आप काम करें, उनको पर्सनल अटेंशन दें, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें और उनके सॉल्यूशंस आप उनको बताएं, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, एकेडमिक प्रोडक्टिविटी है, वो बेहतर हो सके। अगला क्वेश्चन पूछे। जी बहुत ही अच्छे से बताया सर ये भी आपने। तो सर जैसे आप एक शिक्षक के योगदान की बात करते हैं, ऐसे में ही देखा जाता है कि घरों से भी बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है कि कैसे घरों में उनके अभिभावक उनको किस तरीके से उनके साथ बात करते हैं, कैसे उनके साथ पेश आते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि स्लो लर्नर्स के अभिभावकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज के ज़माने में दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात कि पेरेंट्स अपने बच्चों के रियल टैलेंट को, उनकी रियल लेवल को ना समझ के केवल इसी चीज़ से उनका आंकलन करते हैं कि उन पे उन्होंने कितना इन्वेस्ट कर दिया। तो वो अपने बच्चों को एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के रूप में देखते हैं। दे सी देम एज अ प्रोजेक्ट इन विच दे हैव इन्वेस्टेड। उस नजरिए को उनको बदलने की जरूरत है, क्योंकि जहां पे वो भारी भरकम मोटी फीस दे रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, वहां पे
उन्होंने तो फीस दे के समझ लिया कि अच्छी फीस दे दी तो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, लेकिन उन इंस्टीट्यूशंस की भी अपनी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस कहें या उनको कमियां कहें, हम लिमिटेशन से बेहतर सब तो कमियां होगा, क्योंकि वहां पे भी जिस प्रकार से स्टाफ को रखा जा रहा है, वो स्टाफ कितना कॉम्पिटेंट है और उसका मैनेजमेंट क्या है, उन टीचर्स को मैनेज करने के लिए वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो कितना काबिल है, वो सारी चीजें मैटर करती हैं। पेरेंट्स इन चीजों की तरफ देखें, ना कि फीस की तरफ देखें। तो पहले तो जो सिलेक्शन है इंस्टीट्यूशन का, वो अपने बच्चे के लेवल के हिसाब से आप दाखिला करवाएं। आपको लगता है कि बड़े स्कूल में भेज दिया, बड़े इंस्टीट्यूशन में भेज दिया तो बच्चा काम कर जाएगा, और पेरेंट्स अपनी पॉकेट से खाली हो जाते हैं, साथ ही साथ अपने बच्चों पे उम्मीदों का बहुत ज्यादा बोझ पाल देते हैं, बोझ डाल देते हैं। तो उससे बच्चा भी परफॉर्म नहीं कर पाता, बच्चा भी फ्रस्ट्रेटेड, पेरेंट्स भी फ्रस्ट्रेटेड, और दोनों की फ्रस्ट्रेशन के बीच में जो एम्बिशन है पेरेंट्स की कि हमारा बच्चा बहुत बड़ा मतलब बन जाए, कामयाब हो जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इस चाह का फायदा उठा रहे हैं इनकॉम्पिटेंट इंस्टीट्यूशंस, particularly if I speak about incompetent private institutions, primarily private schools। उनके रिजल्ट्स देख लीजिए आप, 2% बच्चे होते हैं जो उनके रिजल्ट को लेके चलते हैं, बाकी भीड़ उनकी संस्थाओं के नंबर को बढ़ाती है, इसलिए उनकी दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति होती रहती है, और उनकी समाज के प्रति जो जिम्मेवारी है वो कहीं नहीं दिखती। तो एक तो इंस्टीट्यूशंस का सिलेक्शन बेहतर हो, ये ना देखा जाए कि संस्था कितनी बड़ी है, उसकी बिल्डिंग कितनी बड़ी है, उसका एडवर्टीजमेंट में नाम कितनी बार आता है, क्योंकि वो एक अलग पैरामीटर है, वो एक अलग सिस्टम से चल रहा है, उसमें रिजल्ट नहीं है। वो रिजल्ट तो देखिए, जब जहां पे भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी तो जाहिर तौर पे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो भी वहीं जाएंगे। अगर उस रेशियो की बात करें तो वो रेशियो तो कहीं नहीं है ना। तो ऐसा इंस्टीट्यूशन आप सिलेक्ट करें जहां पे आपके मतलब पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि आप ऐसा इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करें जहां पे आपके बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिल सके, उसकी हर एक एकेडमिक एक्टिविटी मॉनिटर हो सके, और उस पर पर्सनल केयर के साथ में काम हो सके। एक तो आप ये सुनिश्चित करें, क्योंकि पेरेंट्स अगर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं बच्चे पे, तो वो इकोनॉमिक जो उनका एक्सपेंडिचर है वो उनको कंपेल करता है बच्चे पे 24 घंटे निगरानी रखने के लिए, और उस पे अपनी जो उम्मीदों का बोझ है वो डालने के लिए। एक तो उससे बचें, दूसरा बच्चे को आप मोटिवेटेड रखें और सिंपैथाइज करें उसके साथ में, और बहुत जल्द रिटर्न्स का एक्सपेक्ट ना करें। जैसे कि आप शेयर मार्केट में डालते हैं तो जिस टाइम पे आपने इन्वेस्ट किया उसी टाइम पे लोग स्क्रीन देखने लग जाते हैं कि अब इसका भाव क्या चल रहा है। तो वही पेरेंट टीचर्स मीटिंग में भी होता है, कितने नंबर आए इसमें, इसमें इसमें कितने आए। तो उन सब चीजों को थोड़ा सा आप साइड में रखिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा, संयम आप बरतें और बच्चे के साथ में सहयोग करें। ये मेरा पेरेंट्स के लिए मैसेज रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप अगला प्रश्न पूछें। अंत में सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि स्लो लर्निंग के लिए आप क्या संक्षिप्त में संदेश देना चाहेंगे? हाँ, डिटेल में तो बात कर ली है, और संक्षिप्त में अगर मैं कहूँ तो एक ही बात है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हो सकता है जो फास्ट लर्नर है वो आने वाले समय में वो खरगोश साबित हो जो एक छोटी लंबी दौड़ लगा के सो गया और कछुआ बाजी मार ले गया। आप अपनी कैपेबिलिटीज में यकीन रखिए, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, हर क्षण हर दिन अपने आप का जो बेटर वर्जन है उसके लिए काम कीजिए। उस बेटर वर्जन को देख के अपने एफर्ट्स को, अपने एकेडमिक आउटपुट को अप्रिशिएट करना ना भूलें। चाहे लोग जो भी कुछ कहें, आप अपने इस मिशन में लगे रहें और आप सर्वोत्तम कर पाएंगे, श्रेष्ठ कर पाएंगे, क्योंकि आप सक्षम हैं, आप सीरियस हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं। समय और मेहनत बहुत बड़ी चीजें हैं, अगर इनका सदुपयोग सही दिशा में किया जाए, समय का सदुपयोग और मेहनत को सही तरीके से किया जाए, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और सरलतम से शुरू करो, न्यूनतम का अभ्यास करो, ये बहुत जरूरी है। ओवर टू बिल्कुल यू सही पारुल। कहा सर आपने। जी।
बहुत ही बेहतरीन रहा सर आपके साथ बातचीत का ये उत्सव। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हमें ऐसे मौके मिलते रहेंगे और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और भी बनेंगी। और दर्शकों से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कीजिएगा। ये आपने बहुत खूब कहा। और इस प्रकार के मौके हर एक लर्नर के लिए हैं। और अगर आप अपनी थॉट प्रोसेस को देखिए, जो टेक चैनल है दैट इज ट्रांसफॉर्म एंड इम्पावर थ्रू कम्युनिकेशन, उसका एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन है। क्योंकि कम्युनिकेशन एक एम्पावरमेंट का जरिया है, और जो बातचीत के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। और उसमें खास बात यह है कि आपके लिए ये प्लेटफॉर्म आपका है। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, और अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हैं, उनका अगर आप इस्तेमाल करके अपनी कम्युनिकेशन को चेक करना चाहते हैं या उनको और शार्पन करना चाहते हैं, तो भी जो टॉक टेक फेस्ट है वो आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म लेके आया है। आप भी आइएगा पारुल की तरह से, और टॉक फेस्ट में आपका स्वागत है। जी बिल्कुल। मैं सर की बहुत आभारी हूँ कि सर ने मुझे ये मौका दिया कि मैं भी आगे आके ऐसी एक वीडियो सर के साथ बना सकूं। मेरे खुद के लिए ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। थैंक यू पारुल, थैंक यू फॉर योर एकेडमिक एंगेजमेंट। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप वीडियोस देखते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं, लर्निंग वीडियोस को, मतलब जो एजुकेशनल स्टफ है उसको भी आप देखते हैं, लेकिन सस्टेन्ड अटेंशन ना होने की वजह से आप उन वीडियोस को बीच में छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं कि जो भी बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको मिलते हैं उनमें, जिस प्रकार से टैग एक आपके लिए ऑप्शन है, इस तरीके से दूसरे जो चैनल्स हैं या दूसरे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो अच्छी क्वालिटी के हैं, क्वालिटी आप जरूर चेक करें किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले। अगर टैग में भी वो क्वालिटी नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं जब भी किसी से अगर शेयर भी करता हूं कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि मेरे कहने से सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस की क्वालिटी देखो, अगर काम का ना हो तो अनसब्सक्राइब कर दो। क्योंकि उससे केवल महज सब्सक्राइब करने से आपका फायदा नहीं होने वाला। उसके लिए आप एक एकेडमिक एंगेजमेंट, जो एक्टिव एकेडमिक एंगेजमेंट है, वो आप एक चैनल से बनाएं, वो आप एक मेंटर से बनाएं। उसकी वजह से आपका एकेडमिक डेवलपमेंट हो पाएगा। आभार वाली ऐसी कोई बात नहीं है। टेक टेक इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यंग माइंड्स, vibrant minds like you, Parul. I also thank you for being here in this talk fest with me. Anything जी else? सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। Thank you. जी सर।